हाय स्टूडेंट्स, के क्लासेस में आपका स्वागत है। तो वही मैं लेकर आया हूँ इंटर की वीडियो। बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर सॉलिड स्टेट या फिर इंटर की वीडियो लेकर आओ, थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो बेटे मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल ला सकूँ। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि बेटे अपनी तैयारी भी करते रहें, ठीक है। समय कम है, एग्ज़ाम नज़दीक है, हो सकता है कि हम पूरे चैप्टर की वीडियो लेकर आएँ या कम आ पाएँ। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लाने की कोशिश करेंगे, पर आपको क्या करना है, अपनी स्टडी भी करते रहना है, ठीक है बेटे। तो मैं लेकर आया हूँ आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में मैं आज कुछ चर्चा करूँगा। तो सॉलिड स्टेट में भाई मैं पहली बात करता हूँ आपके सामने कि मेरी जो क्लास 12th होगी, यूनिट फर्स्ट होगी, जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में जो ये ठोस अवस्था बेटे आता है, ये ठोस अवस्था कहाँ से आया है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो ठोस अवस्था है हमारा, इसका मतलब क्या है, ठोस अवस्था है क्या। तो ठोस अवस्था हमें द्रव्य से पता चलता है, और द्रव्य की जो जानकारी है, अगर आप अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं तो द्रव्य के लिए मैंने द्रव्य को अच्छे से डिफाइन किया है। 9th क्लास का एक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में आप लोग अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी जल्दी में आपको बता के चलूँगा, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं कि मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर डिफाइन कर सकूँ। तो सबसे पहली बात मैं कहता हूँ आपके सामने कि सब्सटेंस या द्रव्य क्या होता है बेटे। तो द्रव्य के बारे में सब लोग जानते हैं। द्रव्य क्या है, जो स्थान घेरता है, जिसमें क्या होता है बेटे, अपना भार होता है। क्या होता है बेटे, अपना भार। भार या द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है बेटे। भार, भार क्या हो सकता है हमारा, त्रुटिपूर्ण हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान हमारा कभी त्रुटिपूर्ण नहीं होता, इसलिए द्रव्यमान का यूज़ ज़्यादा करना। चलो भाई, हम बात करते हैं द्रव्य का जो वर्गीकरण है। अब द्रव्य का वर्गीकरण दो टाइप से है बेटे, एक भौतिक वर्गीकरण होता है और एक कैसा होता है, रासायनिक वर्गीकरण। और भौतिक वर्गीकरण के आधार पर मैं बता दूं आपको, तो द्रव्य की जो मुख्य रूप से अवस्थाएं मानी जाती हैं वो 3 मानी जाती हैं, जबकि 5 अवस्थाएं अब तक ज्ञात हो चुकी हैं। तो मुझे उन 5 के बारे में वर्णन नहीं करना, केवल मुझे मेरी चर्चा है सिर्फ 3 अवस्थाओं के बारे में। और 3 में से भी मेरा मेन पॉइंट क्या है भैया, एक है जिसका नाम है भैया ठोस अवस्था, ठीक है बेटे। तो चलिए भाई, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो द्रव्य की अवस्थाएं मानी जाती हैं, तो मैं द्रव्य का जो वर्गीकरण नहीं लिख रहा हूँ, बस सीधा बता रहा हूँ। वो कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस, ठीक है बेटा, दूसरी होती है द्रव, और तीसरी होती है बेटे हमारी गैस। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर मैंने 3 अवस्थाएं आपको बताई हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है बेटा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में सबसे पहली बात तो आपने सबने पढ़ी होगी कि भाई जिनका आकार आयतन निश्चित होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का, ठीक है बेटे, होता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि मेरे पास जो मेन टॉपिक होगा बेटे, वो क्या होगा, ठोस होगा, ठीक है बेटा। तो द्रव्य की जो 3 अवस्थाएं होती हैं हमारे पास, ठोस, द्रव, गैस, बेटे मेन चीज़ है कि इनमें कौन सी अवस्था सबसे ज़्यादा स्थायी है और किस कारण स्थायी होती है, सबसे पहले ये जानना है। तो द्रव्य की अवस्थाओं को जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस बात को मेरे को नोट कर लेंगे सभी बच्चे, कि जो द्रव्य होता है, इस द्रव्य का जो मूल कण माना जाता है, वो बेटे किसको माना जाता है, परमाणु को माना जाता है बेटे। और परमाणु ही मिलकर क्या बनाते हैं बेटे, अणु बनाते हैं। और परमाणु से ही बेटे क्या बनता है, मेरा आयन बनता है। क्या बनता है बेटे, आयन बनता है। तो ध्यान देना, परमाणु, अणु, आयन तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें जो सॉलिड स्टेट दिया गया है ये चैप्टर, तो बेटे इसमें मैं क्या यूज करूंगा, अवयवी कण यूज करूंगा, ठीक है बेटे। अवयवी कण में क्या हो सकता है मेरा, अवयवी कण जो है मेरा, ये अवयवी कण जो होगा मेरा, तो ये बेटे मेरा परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, ठीक है बेटे। तो कुल मिला के बात ये ध्यान देना कि जो अवयवी कण होते हैं उनमें मेरा क्या आ सकता है, आयन भी आ सकता है, परमाणु भी आ सकता है और अणु भी आ सकता है, ठीक है बेटे। चलो चलते हैं फिर हम आगे। तो ये पॉइंट्स जो है आपको बहुत अच्छा पॉइंट्स है, नोट रखना है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। क्या, तो मेरे पास जो अवयवी कण आया, तो बेटे अवयवी कण का मतलब ये समझना कि जो मेरे पास ठोस होते हैं, मान लो मैं एक घन यहाँ पर मानता हूँ, क्या मान रहा हूँ बेटे, एक घन मान रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर क्या लिया है, पात्र लिया है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर मैं एक बैलून मान लेता हूँ, ठीक है बेटा। क्या मान लेता हूँ, बैलून मान लेता हूँ, मतलब आई मीन गुब्बारा, ठीक है, ओके।
चलो अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड के अंदर कि ठोस के अंदर जो कण होते हैं, तो आपने सबने ये पढ़ा होगा, ये 9th क्लास में भी जिक्र किया गया होगा। तो ये क्या है बेटे, गोले हैं क्या, अवयवी कण है बेटे। क्या है ये, अवयवी कण, क्योंकि मैंने वहीं बता दिया है पहले ही। तो इसमें थोड़ा क्लोज थे, जबकि इसमें थोड़े क्या दिखाई देंगे बेटे, दूर दिखाई देंगे इस तरह से, और इसमें और भी ज़्यादा दूर दिखाई देंगे। ठीक है बेटा। तो मैं सीधी सीधी बात पर आता हूँ यहाँ पर, क्या कि जो मेरे ठोस होते हैं, तो बेटे ठोस के अंदर मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज क्यों आ जाते हैं, या ठोस का अस्तित्व क्यों है, या ठोस इतने स्थायी क्यों होते हैं, उसको जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात क्या होता है बेटे, किसी भी मॉलिक्यूल्स पर ध्यान रखना, दो विरोधी बल कार्य करते हैं। क्या करते हैं, दो विरोधी बल कार्य करते हैं। मैं दो विरोधी बल की बात करता हूँ। वो दो विरोधी बल, जो मेरे दो विरोधी बल होते हैं, ठीक है बेटा, दो विरोधी बल कौन से होते हैं। नंबर 1 में बात करता हूं, सबसे पहला होता है मेरा अंतराण्विक बल। क्या होता है बेटे, मेरा अंतराण्विक बल। और दूसरा होता है मेरा ऊष्मीय ऊर्जा। क्या होता है बेटे, ऊष्मीय ऊर्जा। इनकी खासियत मैं आपको बताता हूं। अंतराण्विक बल क्या करता है बेटे, किसको, अवयवी कण को पास पास लाने की कोशिश करता है। अवयवी कण को क्या करता है बेटे, पास पास, चलो लाता है, ऐसे भी मान लेते हैं, चलो ठीक है। और ये क्या करता है, अवयवी कण को तीव्रगामी, तीव्रगामी का मतलब है उसमें तीव्र गति करके, तीव्रगामी करके पृथक रखता है। कैसा रखता है बेटे, पृथक रखता है। ठीक है बेटा। अवयवी कण क्या करेंगे, अब वो समझ के चलेंगे। मान लो मेरे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है बेटा, क्या है ये, दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इन मॉलिक्यूल्स का जो गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप है। और धीरे धीरे क्या कहना चाहता हूँ मैं आपसे, कि जैसे जैसे इनकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी, अगर मैं इनकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ाऊंगा तो अंतराण्विक बल क्या पड़ता चला जाएगा बेटे, वीक पड़ता चला जाएगा, कमजोर पड़ता चला जाएगा, और ये मॉलिक्यूल्स मेरे और दूर चले जाएंगे। ठीक है बेटा। लेकिन मैं किसी कारणवश अगर क्या करता हूँ, अपनी ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है बेटे, ताप पर। अगर मैं ताप को क्या कर दूं भैया, निम्न कर दूं, तो मेरी ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब अगर मैं ताप को बेटे, निम्न का मतलब है मैं ऐसे निशान बता रहा हूँ, निम्न कर दूं, तो मेरी ऊष्मीय ऊर्जा भी क्या हो जाएगी बेटे, ऊष्मीय ऊर्जा भी क्या हो जाएगी बेटे, निम्न हो जाएगी। और मेरे भैया अंतराण्विक बल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब मेरा अंतराण्विक बल बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा बेटे, पास पास ले आएगा। और पास पास लेकर आने के बाद क्या करेगा, उनको इतना क्लोज ले आएगा, इतना क्लोज ले आएगा कि वो क्या हो जाएंगे, पास पास आकर एक दूसरे से लग जाएंगे। ठीक है बेटे। और लगने का मैटर ही मैं यहाँ सीधा लाता हूँ कहाँ भैया, सॉलिड में। अगर सॉलिड में मेरा अंतराण्विक बल बढ़ा है तो बल बढ़ने पर मेरी ऊष्मीय ऊर्जा क्या हुई है बेटे, कम हुई है। और जैसे ही मेरी ऊष्मीय ऊर्जा कम होती है तो मेरे मॉलिक्यूल्स क्या होते जाते हैं, अंतराण्विक बल के कारण बेटे क्या होते जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। और पास पास आने के बाद अणु क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से लग जाते हैं, जिन्हें अनुलग्नित कह देते हैं। ठीक है बेटा। तो कुल मिला के बात ये आती है कि जब मेरे अणु पास पास आ गए हैं तो पास पास आने पर उन्होंने क्या ग्रहण कर लिया है, एक निश्चित स्थान ग्रहण कर लिया है। क्या कर लिया है, या निश्चित स्थिति क्या कर ली है, उसने ग्रहण कर ली है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ठोसों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या अवयवी कण होते हैं, अंतराण्विक बल के कारण क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और क्लोज आने के बाद क्या कर लेते हैं, एक निश्चित स्थिति ग्रहण कर लेते हैं। अब ये अपनी स्थिति से बेटे क्या नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते, केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। अब इनके बीच में जो अंतराण्विक बल लग रहा है, तो मैं पहला टर्म्स तो कहूँगा क्या भैया, इनके बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होगा, अंतराण्विक आकर्षण बल, चलो पॉइंट बना के लिखेंगे, इनके बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा हो गया, प्रबल हो गया है। और जितना प्रबल हुआ है मॉलिक्यूल्स क्या हुआ है मेरा भैया, देखो उतना ही क्या आ गया है, पास आ गया है। और पास आ गया है तो कुल मिला के बात यह है, मान लो ये सॉलिड है, हम क्या करना चाहें, उनको अलग हटाना चाहें, तो अंतराण्विक बल जो है उनके बीच लगा हुआ है आकर्षण बल, वो उनको कठोर बना देता है। क्या बना देता है बेटे, कठोर बना देता है। तो दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि इनके अणुओं की जो अंतराण्विक दूरियां होती हैं, वे क्या हो जाती हैं बेटे, बहुत लघु हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बेटे, लघु हो जाती हैं।
तो ध्यान देंगे। तो यहाँ से मेरे करैक्टर क्या बनते हैं, देखो बेटे मैंने बताना था आपको कि द्रव जो होते हैं बेटे इनके बारे में आप फिर पढ़ सकते हैं या पीछे भी पढ़ा होगा आपने, और गैस क्या होता है इसके बारे में भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो मैं कुल मिला के बात ये है कि मेरा विषय ये नहीं है, तो बेटे मेरा विषय मेन चीज़ है ठोस। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट बात और मैं बता देता हूँ, ठोसों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्थान होता है, स्पेस होता है, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। होता तो हो है, पर लेकिन ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा होता, बहुत कम होता है। ये भी हम इसी चैप्टर के अंदर क्या करेंगे बेटे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि करैक्टर्स क्या क्या जाते हैं मेरे, किसके भैया, ठोसों के। तो ठोसों के अभिलक्षण मैं बनाता हूँ, मेरी हेडिंग क्या बनती है यहाँ से, पहला ही टॉपिक बनेगा मेरा ठोसों के क्या बेटे, अभिलक्षण। क्या बनेंगे बेटे, ठोसों के अभिलक्षण। इसे हटा देते हैं, ठीक है बेटा, ठोसों के अभिलक्षण। चलिए पहला अभिलक्षण क्या बनेगा, सबसे पहले मैंने कहा इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है, प्रबल होता है। तो मैं कह सकता हूं पहला ही पॉइंट, अब आप लोग सोचो जब इनके आकर्षण बल इनका प्रबल है तो इन्होंने क्या किया, एक निश्चित स्थिति ग्रहण कर लिया। तो मैं क्या कह सकता हूं, तो इनका जो वॉल्यूम होगा, आयतन भी क्या हो जाएगा भैया, निश्चित हो जाएगा, और आकार भी निश्चित होगा, क्योंकि आप लोग इसे उठाओगे यहाँ से, जितना आयतन ये ले रहा है यहाँ पर, उतना ही आयतन इसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का होगा। अगर मैं आकार की बात करूं, जितनी आकृति है यहाँ पर घेरेगा, अगर इसे उठाकर आप जहां भी रखोगे उतनी ही आकृति वहां पर घेरेगा। तो पहला ही करैक्टर मेरा क्या आ जाता है, इनका, या ठोसों का भी लिख सकते हैं आप, आयतन एवं आकार तथा द्रव्यमान भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं बेटे, द्रव्यमान तथा द्रव्यमान तीनों क्या होते हैं बेटे, निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, निश्चित होते हैं। चलो ये करैक्टर हुआ एक। दूसरा करैक्टर बताओ, इनके अवयवी कण, इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक ठीक है बेटा, अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है बेटे, प्रबल होता है। क्या होता है, प्रबल होता है। दूसरी बात करता हूं मैं, तीसरी, अंतराण्विक दूरियां जो होती हैं, कौन सी बेटे, अंतराण्विक दूरी या दूरियां कह सकते हैं, कैसी होती हैं बेटे, लघु होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, अवयवी कण निश्चित स्थिति ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये केवल अपनी माध्य स्थिति के बीच स्थिति के चारों ओर कह सकते हैं हम, चारों ओर दोलन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, दोलन कर सकते हैं, अर्थात इनसे बाहर नहीं जा सकते। तो मेरे कहने का मतलब यही है, इसी के कारण क्या होता है बेटे, इनका आयतन आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और कठोर की बात मैंने क्या बताई, इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होता है, जो इनको क्या बनाता है बेटे, कठोर बनाता है। क्या बनाता है, कठोर बनाता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे कर सकता है, यहाँ पर क्या बनाता है, इनको कठोर बनाता है। क्वेश्चन कैसे कर सकता है कि बताइए, ठोसों के अवयवी कण
क्या है, अगर हमारे ठोसों के अवयवी कण क्या होते हैं, उनके बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है, तो वो कैसी प्रकृति के होंगे, तो बेटे कठोर होंगे। कैसे होंगे, कठोर। और वे केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है हमारा, साफ साफ शब्दों में, कि उसका आयतन क्या होता है भैया, निश्चित होता है। तो मेरे करेक्टर हो गए हैं भैया, क्या इनका आयतन, आकार एवं क्या द्रव्यमान, तीनों ही क्या होते हैं, आयतन एवं आकार तथा द्रव्यमान तीनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है बेटे, प्रबल होता है। अंतराण्विक दूरियां कैसी होती हैं, लघु होती हैं। अवयवी कण निश्चित स्थिति क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ये मैंने करैक्टर बताए आपको किसके बारे में भैया, ठोसों के बारे में, कि ठोसों के करैक्टर क्या होते हैं। तो द्रव्य का जो पार्ट चल रहा था हमारा ठोस, ठीक है बेटा। तो मैंने पहली बात तो बताई थी अभी आपको, अवयवी कण किस प्रकार से क्या होते हैं, पास पास आते हैं। नेक्स्ट मैं जानूंगा अब क्या भैया, ठोस का वर्गीकरण। क्या जानूंगा भैया मैं, ठोस का वर्गीकरण। तो मैं पहले आपको बता देता हूं, ठोस जो है हमारे पास, जो ठोसों का वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है बेटे, अवयव कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो भागों में बांटा गया बेटे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है बेटा, क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह देते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस की जो उत्पत्ति हुई है अमोर्फस नाम से हुई है, या अमोर्फस शब्द से हुई है। ठीक है बेटे, जिसका अर्थ होता है कोई आकृति नहीं। ये ग्रीक भाषा का शब्द है अमोर्फस। ठीक है बेटे, तो क्रिस्टलीय ठोस का जो वर्गीकरण मैं पढ़ूंगा, मेरा टॉपिक होगा अब पहली बात क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, नहीं अभी पहले ठोस का क्या बेटे, वर्गीकरण किसके आधार पर भैया, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। किस पर बेटे, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। ठीक है बेटा, तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर क्या पढ़ाने वाला हूं मैं भैया आपको, ठोसों का वर्गीकरण। तो बेटे अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो भागों में बांटा गया है, ध्यान से समझ के चलेंगे। ठोसों के दो पार्ट्स, पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है बेटा, तो मैंने बताया था अक्रिस्टलीय ठोस की उत्पत्ति किससे हुई है, अमोर्फस से हुई है, तो आप अमोर्फस भी लिख सकते हैं उसको। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बेटे क्रिस्टलीय ठोस में किसकी व्यवस्था होती है, अवयवी कण की व्यवस्था होती है। और मैं यहाँ पर जो अवयवी कण दिखाऊंगा आपको, तो वे मेरे अवयवी कण दो टाइप से मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैटर क्या होता है, जब किसी ठोस को मैं दिखाता हूँ तो एक अवयवी कण मैं मान के चलूंगा आगे वाला, और एक अवयवी कण मानूंगा पीछे वाला। ठीक है बेटा, क्या हो सकता है, अवयवी कण गोलाकार मान के चल रहा हूँ मैं, और गोलाकार मान के मैं उसकी व्यवस्था दिखा के चलूंगा। तो सेम अवयवी कण मैं आपको, मतलब तुम्हें कुछ विशेष दिखाना है, तो इसलिए मैं अवयवी कण दो टाइप से मानूंगा। एक को मान रहा हूँ मैं आगे वाला, ठीक है बेटा, ये तो मेरा अवयवी कण का है आगे वाला, मतलब इसके पीछे वाला जो हमें बोर्ड के पीछे कैसे दिखाई दे, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा इस तरह से मान रहा हूँ। है ऐसा ही, मैं नहीं कह सकता कि साइज अलग अलग नहीं हो सकते, सेम ही साइज होंगे, पर बस ये पीछे वाला के लिए दिशा, मतलब पीछे वाला जो है थोड़ा दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा अलग रूप दे रहा हूँ। नेक्स्ट ये मेरा आगे वाला अवयवी कण होगा। ठीक है बेटा, फिर ये आगे वाला, ओके चलिए अब मैं पीछे वाले दिखा देता हूं। ये ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं बेटे, उनकी जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है, जरा ध्यान देना यहाँ पर देखो, अवयवी कणों की जो व्यवस्था है क्या है, एक निश्चित क्रम में है। निश्चित क्रम का मतलब है, देखो ये वाला आगे वाला हुआ, ये पीछे वाला हुआ, क्योंकि ध्यान दो कोई भी चीज़ बनेगी तो इस तरह से सॉलिड बनेगी, तो उसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिलकर घन बनाते हैं, तो ये आगे वाला ये पीछे वाला। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, अवयवी कणों की व्यवस्था क्या है, एक निश्चित क्रम में है। और निश्चित क्रम का मतलब है, मैंने पहले ही बताया, कणों की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण है। ठीक है बेटे, तो दूसरे वाले टाइप की अगर मैं बात करता हूँ, ये इसमें आगे वाले परमाणु, कभी कभी इसमें होता क्या है कि आगे वाले परमाणु कहीं
तो इसमें क्या होता है, इनका क्रम बदलता रहता है, कहीं आगे वाला जाता है तो कहीं पीछे वाला जाता है। क्या होता है इसमें, क्रम कुछ इस तरह का होता है जिसे मैं कहूँगा, ठीक है बेटा, ठीक है, अर्थात तो आपको दिख रहा होगा इसमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था है बेटे, वो क्या नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। तो मैं साफ शब्दों में कह सकता हूं यहां से कि अर्थात मेरे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, देखो मैं ऐसा तो नहीं है कि ठोस को उठाया और आंखों से देखा और बता दिया कि क्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था क्या है भाई, हमारी बिल्कुल सिंपल है या फिर कैसी है, एक निश्चित क्या बनाती है, ज्यामिति बनाती है। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता बेटे, इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हम लोग, ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही क्या इनका पता लगा सकते हैं, ठीक है, या माइक्रोस्कोप के माध्यम से। तो मेरे कहने का मतलब यही है, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है बेटे एक निश्चित क्रम में होती है, जबकि एक्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। देखो अवयवी कण कैसे इधर उधर भाग रहे हैं ना। तो क्रिस्टलीय ठोस में मैं कह सकता हूं कि पहली बात तो ये कि इसकी पहचान क्या होती है कि इनका जो क्रम जो होता है वो क्या होता है, अवयवी कणों का निश्चित होता है बेटे। दूसरी मैं बात करता हूं कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये वाली डायरेक्शन देखो और ये वाली डायरेक्शन देखो, ठीक है बेटा। तो इस डायरेक्शन में देखो अवयवी कण आपको दिखाई दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में एक ही टाइप के दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ बदल फिर के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये होता है यहाँ से कि अवयवी कण जो होते हैं बेटे, इनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है इस टाइप से होती है कि इनकी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इन दिशाओं में मापने पर क्या कुछ भौतिक गुण क्या नहीं होते बेटे, समान नहीं होते, अर्थात असमान होते हैं। इसलिए मैं यहाँ से कह सकता हूँ मेरे क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं बेटे, विषम देशिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, विषम देशिक होते हैं। जबकि मैं इनकी बात करूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता क्या है बेटे, इनकी सभी दिशाओं में मापने पर कुछ भौतिक गुण क्या होते हैं भैया, क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए ये कैसे होते हैं बेटे, समदेशिक होते हैं। विषम देशिक, अब भौतिक गुण का मतलब जैसे विद्युतीय प्रतिरोध में कह सकता हूँ, ठीक है बेटे, चालकता अपवर्तनांक में बोल सकता हूँ। कैसे होते हैं बेटे, इनमें कैसे होते हैं, विषम होते हैं, इसलिए ये विषम देशिक होते हैं। इनमें सम होते हैं तो इसलिए क्या होते हैं बेटे, ये समदेशिक होते हैं। नेक्स्ट बात आपको खुद दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो अवयवी कण रखे हैं इनकी जो मैं व्यवस्था की बात करूं तो इनके अवयवी कणों की व्यवस्था जो है आपको दिख रहा है, इनके अवयवी कण क्या है, एक निश्चित दूरी पे दिखाई दे रहे हैं, जबकि इनमें कोई पास भी आता दिखाई दे रहा है। तो मैं कह सकता हूं इनके अवयवी कण कैसे होते हैं बेटे, दीर्घ परासी होते हैं, जबकि इनके अवयवी कण कैसे होते हैं बेटे, लघु परासी होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्या कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं बेटे, इनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। लेकिन ये पहले ताप के परास में पहले धीरे धीरे ये नरम पड़ते हैं। अगर ये नरम पड़ते हैं तो इनकी एक प्रॉपर्टी भी है, नरम पड़ने के कारण इनको किसमें बेटे, सांचे में ढाला जा सकता है, इनको कोई रूप दिया जा सकता है। सांचे में ढालने वाला एक रूप मैं आपको बता देता हूँ। आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपके पास क्या होती है भैया, एक ग्लास ट्यूब होती है, और ग्लास ट्यूब को आप लोग क्या करते हो, स्प्रिट लैंप के ऊपर ले जाते हो, धीरे धीरे गर्म करने के बाद उसको जोन सी आकृति चाहते हो तुम इस तरह से आकृति दे देते हो, ठीक है। तो एक्रिस्टलीय ठोस जो मैंने तुम्हें बताया, क्या ये परास में किसके, ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, इसलिए इनको सांचे में ढाला जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात कहता हूँ, जो मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटे, इनको वास्तविक ठोस माना जाता है, लेकिन जो एक्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटे, इनको वास्तविक ठोस नहीं कहते, इनको कहते हैं बेटे आभासी ठोस। इनमें से कुछ ठोस हमारे ऐसे होते हैं, कौन से, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कांच, उनको क्या कहा जाता है बेटे, अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। तो कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि कांच में क्या है, कांच एक्रिस्टलेट ठोस है और एक्रिस्टलेट ठोसों में क्या होता है, द्रवों के समान प्रवाह करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है भैया, अतिशीतित द्रव कहा जाता है, ठीक है भाई। दूसरी बात और मैं बताता हूं आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, ठीक है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, अगर आप इनको किसी कारणवश किसी चीज से काटते हो,
तो काटने पर बेटे क्या है, ये दो सतहों में तो बटेगा, लेकिन इसकी दो सतह कैसी होंगी, सपाट होंगी। बट अक्रिस्टलीय ठोस जब आप इसको काटोगे, ये दो सतह में बटने पर जो इसकी, जब ये दो भागों में बटेगा, इसकी जो सतह होंगी वो बेटे सपाट नहीं हो सकती। क्या हो सकती है, उसमें अनियमित सतह बन सकती हैं। ठीक है बेटे, जैसे कांच में आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ और भी इसके करेक्टर्स हो जाते हैं। इन करेक्टरों के आधार पर क्या किया जाता है, इनमें डिफरेंट किया जाता है। तो मैं डिफरेंट भी आपको बता के चलूंगा कि डिफरेंट कैसे देते हैं, और वो मैंने अभी समझाया भी है आपको। उसके बाद आती है बेटे किसकी बात, एग्जाम्पल की बात। तो मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेरा आता है भैया, सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ किसकी भैया, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है बेटा, सोडियम क्लोराइड, कॉपर, तांबा बोल देते हैं जिसे हम, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, ये क्या है बेटे हमारे सब क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारा क्या आता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं बेटे कांच, उसके बाद रबर, प्लास्टिक, ठीक है बेटे, सोलोफेन, ठीक है, कुछ पॉलीमर होते हैं जो क्या होते हैं हमारे एक्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जरा एक मिनट से नोट करो, फिर मैं इनमें लेके आता हूं अंतर। चलो भाई, तो मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ कैसे लिखोगे आप लोग क्रिस्टल या क्रिस्टलेट हाउस में। अगर आपको डिफरेंट आता है तो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को क्या करने के लिए आता है, डेफिनेशन के रूप में आता है, तब भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मैं आपको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूँ, और अंतर कैसे लिखेंगे। तो बेटे मैं अंतर के रूप में लेके चल रहा हूँ, आप लोग डेफिनेशन क्या करेंगे, बस उसी पार्ट को उठा लेंगे जिसके बारे में पूछा जाएगा। तो पहला पॉइंट मैं लेके आता हूँ सबसे पहला क्रिस्टलेट हाउस में। तो क्रिस्टलेट हाउस में क्या कहूँगा भैया मैं, इनके अवयवी कण क्या बेटे, इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में, किसमें बेटे, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर निश्चित क्या बनाते हैं बेटे, ज्यामिति बनाते हैं। क्या बनाते हैं, निश्चित ज्यामितीय आकार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी बता के चलता हूँ। मान लो ये क्रम मैंने माना था अभी, ये ऐसे ही बनाना था ना मैं, ठीक है बेटा। अगर मैं इनको मिलाऊं इस तरह से और इनको मिलाऊं इस तरह से, तो मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पर एक ज्यामिति बनती दिखाई दे रही है ऐसे। तो मैं कह सकता हूँ इनके अवयवी कण किस में होते हैं बेटे, निश्चित क्रम में होते हैं। तो ध्यान देना, थोड़ा राइटिंग पे ध्यान मत देना, थोड़ा राइटिंग ऐसी है। तो मैं कह सकता हूँ इनके अवयवी कण किसमें बेटे, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, अर्थात कैसे होते हैं बेटे, असम आकृतिक। कैसे होते हैं, असम आकृतिक, समाकृतिक होते हैं। ठीक है बेटे, असम आकृति के होते हैं या सम आकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट मेरा आता है क्या भैया, इनके अवयवी कण। अब ये बताओ कैसे होते हैं, मैंने बताया था अभी, ये कैसे होते हैं बेटे, विषम देशिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, ये विषम देशिक होते हैं। और विषम देशिक कैसे होते हैं ये भी मैंने बताया था उसमें। तो विषम देशिक का मतलब है, तो मैं लिख सकता हूँ, अर्थात इनके कुछ भौतिक गुण विभिन्न दिशाओं में कैसे होते हैं बेटे, विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। वो भौतिक गुण आप लोग जानते हैं क्या, विद्युतीय प्रतिरोधकता, ठीक है, अपवर्तनांक, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। जबकि ये कैसे होते हैं, अब इसमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि इनकी भौतिक दिशाओं में, ये पता चल गया आपको। तो ये कैसे होते हैं बेटे, समदेशिक होते हैं। कैसे होते हैं, समदेशिक होते हैं, समदेशिक होते हैं। ठीक है बेटा, अगर डिफाइन करना है तो वो यहीं से कर सकते हो आप लोग।
चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ अगला। ये कैसे ठोस होते हैं? अच्छा, इनकी मैंने दूरियां बताई थी। दूरियां कैसी होती हैं? लघु होती हैं, अर्थात इनकी कैसी होंगी फिर? इनकी इन वालों की क्या होती है? लघु होती है, मतलब पास पास होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये कैसे होते हैं? ये दीर्घ परासी होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? दीर्घ परासी होते हैं। कैसे होते हैं? दीर्घ परासी होते हैं। और ये कैसे होते हैं बेटे मेरे? लघु परासी होते हैं। कैसे होते हैं? लघु परासी होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं कह सकता हूँ क्या, नेक्स्ट पॉइंट, इनके गलनांक क्या होते हैं बेटे? निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? इनके गलनांक निश्चित होते हैं। जबकि इनमें मैं अगर बात करूं, ये ताप के परास में धीरे धीरे क्या पढ़ते हैं बेटे? नरम पढ़ते हैं। इसलिए इन्हें सांचे में, किसमें बेटे? सांचे में क्या कर सकते हैं? ढाला जा सकता है, ढाल सकते हैं। सांचे में ढाला जा सकता है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी भैया? चक्कू से काटने वाली, वो तो आपको याद रहेगी। नेक्स्ट मैं पॉइंट की बात करूँ, ये आभासी, ये वास्तविक, ये वाले कैसे होते हैं मेरे? आभासी ठोस होते हैं। जबकि ये मेरे कैसे होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं। ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। जबकि ये क्या होते हैं भैया मेरे? आभासी ठोस। क्या भैया? ये आभासी ठोस या अतिशीतित। कैसे बेटे? अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब यहां पर एक वर्ड आया है अतिशीतित द्रव। ठीक है, मैं उसको डिफाइन करता हूं जरा। इधर देखेंगे जरा। तो अतिशीतित द्रव का मतलब क्या होता है, जरा समझेंगे। मैंने बताया था अतिशीतित द्रव का मतलब होता है जो द्रवों के समान क्या कर सकते हैं भैया? प्रवाह कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रवाह कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। अगर आपसे पूछता है अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, अतिशीतित द्रव क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोसों में, किसमें बेटे? अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों के समान प्रवाह करने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है बेटे? प्रवृत्ति होती है। ठीक है बेटे, द्रवों के समान प्रवाह करने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको अतिशीतित द्रव कहते हैं। ठीक है बेटा। तो चलिए भाई, होती है, इसीलिए कांच बोल सकते हैं हम, कोई बात नहीं। कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी बेटे? कि हमारे पास जो ठोस हैं, उन ठोसों के उदाहरण क्या क्या होते हैं। ठीक है बेटा, क्या होते हैं उदाहरण? तो एग्जाम्पल भी मैं यही दिखा देता हूँ। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एक्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनके उदाहरण क्या क्या होंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेरे आने वाले क्या भैया? कार्बन, जिसे मैं ग्रेफाइट भी बोल, कार्बन ग्रेफाइट का ही एक क्या है?
ग्रेफाइट कह सकते हैं, कार्बन का एक ग्रुप है। कार्बन हीरा, NaCl, ठीक है बेटे, या मैं कह सकता हूँ KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर, तांबा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है बेटे। तो ये क्या है मेरे, क्या है भैया, ये मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है बेटा। इसमें एक एग्जाम्पल आपकी NCERT में भी दे रखा है, नेफ्थलीन, ठीक है बेटा। कौन सा, नेफ्थलीन, ठीक है। ये कैसा है मेरा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैसा है भैया, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कैसा है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नेफ्थलीन एक और है बेंजोइक अम्ल, तो उसके इसमें कंफ्यूज मत होना, क्या भैया, बेंजोइक अम्ल, ठीक है बेटा। तो ये मेरे सारे क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक्रिस्टलेट ठोस की। तो एक्रिस्टलेट ठोस में मेरे आते हैं कौन कौन से बेटे, जैसे कि मैंने अभी बात करी थी रबर, और उसके बाद कांच, रेसा कांच भी बोल देते हैं, ठीक है बेटे, प्लास्टिक, ठीक है बेटा, प्लास्टिक, और क्या, इसके बाद मैं कह सकता हूँ कुछ बहुलक, ठीक है बेटा। बहुलक सभी नहीं होते हैं, बहुलक जैसे कि मैं बात कर देता हूँ शोलोफेन, ठीक है बेटा, क्या, शोलोफेन, और हमारा PVC। तो ये क्या आते हैं हमारे, किस में आते हैं बेटे, एक्रिस्टलेट ठोस में आते हैं। तो ध्यान देना, क्रिस्टलीय ठोस के मैंने बारे में आपको बताया, ये किसके आधार पर वर्गीकृत किए गए थे बेटे, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो चलो नेक्स्ट जानना है हमें किसके बारे में, क्रिस्टलीय ठोसों को भी बेटे क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। और मैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों को भी कितने भागों में बांटा गया है बेटे, 4 भागों में बांटा गया है। और वो किसके आधार पर बांटा गया बेटे, अंतराण्विक बलों के आधार पर बांटा गया है। एक मिनट बेटे, ये प्रभाव नहीं, प्रवाह है, ठीक है बेटा, प्रवाह। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहता हूँ इसको लेकर, क्या बेटे, जो अतिशीतित द्रव होते हैं बेटे, इनमें जो द्रवों के समान प्रवाह जो होता है बेटे, बहुत मंद होता है, ये ध्यान रखना। क्या होता है, बहुत मंद होता है। तो एक बात और भी मैं बताना आपको भूल गया हूँ कि क्या, कि इसका उदाहरण हमें देखने के लिए कहाँ मिलता है बेटे, जो पुरानी इमारतें होती हैं उनमें जो खिड़कियों में कांच लगा होता है, उनका जो कांच होता है, उस कांच की अगर मैं बात करूं, वो शीर्ष की अपेक्षा क्या होता है बेटे, आधार से क्या होता है, थोड़ा क्या पाया जाता है बेटे, मोटा पाया जाता है। ऐसा कुछ देखा गया कि लंबे समय में क्या करता है, क्या भैया, मेरा कांच फ्लो करता है, बहुत धीमी गति से फ्लो करता है। तो ठीक है बेटे, ये बात ध्यान रखना कि एक्रिस्टलेट ठोसों में द्रवों के समान प्रवाह तो करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन बहुत मंद होती है। ये ध्यान रखना, कैसी होती है भैया, बहुत मंद होती है। ऐसा नहीं पानी बखेरा और बहाना शुरू कर दिया ऐसे ही कांच बहना लगेगा, ठीक है बेटे। तो चलो ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब हम। हाँ भाई चलो, क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है बेटे, वो अंतराण्विक बलों के आधार पर किया गया है। और अंतराण्विक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कितने बेटे, 4 भागों में बांटे जाते हैं। तो मैं उन्हीं का ही वर्णन आपको बताता हूँ। तो बेटे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण तो सभी जान लेते हैं, लेकिन किसी के आधार पर हुआ है वो मैं फिर बता देता हूँ, अंतराण्विक बलों के आधार पर। किस पर बेटे, अंतराण्विक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है बेटा। जरा ध्यान देना, पहला ठोस जो होता है मेरा, सबसे पहला ठोस जो होता है जिसे मैं आणविक ठोस बोलता हूँ, कौन सा आएगा बेटे मेरा, आणविक ठोस। और आणविक ठोस को बेटे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटे, 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है मेरा अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस। और दूसरा मेरा आता है बेटे ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा मेरा आता है हाइड्रोजन आवंधित ठोस, ठीक है बेटा। तीसरा कौन सा आता है मेरा, हाइड्रोजन आवंधित ठोस। लेकिन मैं पहले क्रिस्टलीय ठोस की बात, आणविक ठोस। दूसरा आया मेरा कौन सा बेटे, आयनिक ठोस। और तीसरा बेटे मेरा आता है धात्विक ठोस। कौन सा आएगा बेटे मेरा, धात्विक ठोस। और चौथा मेरा आता है सह संयोजी ठोस। कौन सा आता है बेटे मेरा, सह
संयोजी ठोस। ठीक है बेटा। तो पहली बात तो मैं आपसे कहता हूं कि इनके बारे में रामायण लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे करैक्टर्स की बात करता हूं। अगर आपसे किसी टॉपिक के बारे में क्या पूछा जाएगा, सीधा सीधा करैक्टर पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा क्या भैया उनमें डिफरेंट पूछ लेता है क्या, कि दो कोई से ठोस दे देगा और उन ठोसों में क्या पूछ लेगा बेटे, डिफरेंट पूछ लेगा। तो मैं सीधा क्या आता हूँ, इनके करैक्टर्स पे आता हूँ बेटे, और करैक्टर्स को बारी बारी वाइज मैं लिखता भी चलूँगा और समझाता भी चलूँगा। अगर मैं बात करता हूँ किसकी बेटे, आणविक ठोस की, तो ये आणविक ठोस के इनके अवयवी कण क्या होते हैं। तो बेटे मेरा पहला ही पॉइंट बनता है क्या, इनके अवयवी कण क्या होंगे बेटे, अवयवी कण, इनके अवयवी कण क्या होते हैं बेटे, अणु होते हैं। क्या होते हैं बेटे, अणु होते हैं। तो पहला करैक्टर मुझे यहाँ से पता चला। तो इनके भी क्या होंगे बेटे, अणु ही होंगे, और इनके भी क्या होंगे बेटे, अणु भी होंगे। कैसे होंगे बेटे, क्या होंगे बेटे, अणु ही होंगे। इन तीनों के ही अवयवी कण, क्योंकि आणविक ठोस है और आणविक ठोस का मतलब क्या होता है, अवयवी कण क्या होंगे बेटे, अणु होंगे, और इनके अवयवी कण क्या होंगे बेटे, आयन होंगे। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप खुद याद रखेंगे। लेकिन बात आती है धात्विक ठोस की बेटे। धात्विक ठोस में क्या होते हैं, क्या भैया, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों में क्या होते हैं भैया, धनायन। क्या होते हैं, धनायन। इसको कैसे दिखाऊंगा मैं, ये मेरा धनायन हो गया, ये मेरा धनायन हो गया, धनायन, ठीक है बेटा, ये मेरा धनायन। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के धनायन। क्या बोलूँगा बेटे मैं, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के जो धनायन होते हैं वो किस में भाग लेते हैं बेटे मेरे, इसमें भाग लेते हैं। ठीक है भाई, किसमें, धात्विक ठोसों के अंदर। किसके अंदर बेटे, धात्विक ठोसों के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के धनायन। तो इस बात को मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे, लंबा शब्द हो जाएगा। अब सहसंयोजी ठोस में कौन भाग लेते हैं बेटे, परमाणु भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं बेटे, परमाणु भाग लेते हैं। तो ये पॉइंट मेरा पहला करैक्टर सभी के अंदर क्लियर हुआ। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसमें बेटे, अध्रुवीय अणु जो है हमारे पास, उनमें दूसरा करैक्टर क्या आता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है बेटे। प्रकृति का मतलब मेरा पॉइंट है ये, कैसी भैया, मुलायम प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, ये मुलायम प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बेटे ये मेरे, मुलायम प्रकृति के होते हैं, सॉरी, मुलायम प्रकृति के। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अध्रुवीय ठोस भी मेरे कैसे होंगे बेटे, मुलायम ही प्रकृति के होंगे। ठीक है बेटा। बट ये कैसे होते हैं मेरे, कठोर होते हैं, क्योंकि आप लोग अभी इसके एग्जाम्पल जानेंगे तो पता चलेगा आपको कैसी प्रकृति के होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं बेटे मेरे, ये कठोर होते हैं, लेकिन मैं इन्हें क्या कहूँगा, क्या अधिक कठोर कहूँगा या कम कठोर कहूँगा बेटे, ये कठोर तो होंगे, लेकिन कठोर के साथ साथ क्या होते हैं, कठोर एवं भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, कठोर एवं भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब समझाते देता हूँ मैं आपको, कैसे बेटे, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है कि चोट मारो और बिखर जाएं। जैसे आप लोग साबुत नमक लाओ और नमक की डली को रखकर आप कोई किसी चीज़ से बेटे चोट मारने की कोशिश करना, तो आपको पता चल जाएगा कैसे होते हैं बेटे, भंगुर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या होते हैं बेटे, कठोर तो होते ही हैं, लेकिन कठोर के साथ साथ कैसे होते हैं, कठोर एवं आघात वर्ध्य। कैसे होते हैं बेटे, आघात वर्ध्य होते हैं। आघात वर्ध्य का मतलब होता है क्या बेटे, कि चोट मारने पर चद्दर के समान फैलते हैं। मतलब क्या नहीं होते हैं बेटे, चोट मारने पर किसके समान फैलते हैं, चद्दर के समान फैलते हैं, बिखरते नहीं हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं बेटे। क्या होते हैं, अत्यधिक कठोर। लेकिन इसमें एक बात ज़रा ध्यान देंगे, क्या, तो ये जो अत्यधिक कठोर हैं, अगर मैं बात करूं तो अत्यधिक कठोर होने के साथ साथ इसमें एक अपवाद होता है, ग्रेफाइट। क्या होता है बेटे, ग्रेफाइट एक अपवाद होता है। ये कैसी प्रकृति का होता है भैया, मुलायम प्रकृति का होता है। कैसा होता है बेटे, मुलायम प्रकृति का होता है। ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट करैक्टर की बात करता हूं मैं, क्या भैया, इनके जो गलनांक होते हैं, क्या होते हैं बेटे, गलनांक होते हैं। क्या बेटे, गलनांक कैसे होते हैं बेटे, निम्न होते हैं। तो इनके गलनांक निम्न होंगे तो इसके भी क्या होंगे, निम्न होंगे। और इनके भी गलनांक कैसे होंगे बेटे, निम्न होंगे। कैसे होंगे बेटे, निम्न होंगे।
लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये कठोर भले ही है। मान लो इसका उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको, बर्फ़ आएगा बेटे, बर्फ़ आएगा तो बर्फ़ को आप हाथ पे रखोगे तो हाथ पे पिघलने लगता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि गलनांक भी कैसे होते हैं बेटे, निम्न होते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ किसके गलनांक, आयनिक ठोसों के गलनांक कैसे होंगे बेटे, उच्च होंगे। कैसे होंगे बेटे, उच्च होंगे, ठीक है बेटा। और इनके गलनांक क्या मैं कह सकता हूँ, अधिक होते हैं। क्या होते हैं बेटे, अधिक होते हैं, ओके। और इनके गलनांक भी क्या होंगे भैया, अधिक होंगे। और अत्यधिक मतलब बहुत अधिक होंगे। इनके कैसे होंगे बेटे, बहुत अधिक होंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किसकी भैया, गलनांक के साथ साथ नेक्स्ट मैं बात करता हूँ विद्युत की चालकता की। तो भैया मेरे ये वाले जो अध्रुवीय होते हैं ये क्या होते हैं बेटे, मेरे विद्युत रोधी होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी का मतलब है इनमें विद्युत का चालन नहीं होता। अगर बेटे ये मेरा विद्युत रोधी है तो ये भी मेरे कैसे होंगे, विद्युत रोधी होते हैं। कैसे होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। कुछ करैक्टर तो इनके सबके तीनों के सेम से ही होते हैं, एक दो अलग आते हैं। और ये भी कैसे होते हैं बेटे, मेरे विद्युत रोधी होते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन ये क्या होंगे, आयनिक ठोस, इस ये मेन पॉइंट है। और यहाँ पर डिफरेंट भी पूछ लिया जाता है आयनिक ठोस और धात्विक ठोस में बेटे। आयनिक ठोस जो होते हैं मेरे ये ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं बेटे, ठोस अवस्था में विद्युत रोधी। कैसे बेटे, विद्युत रोधी। और गलित अवस्था में बेटे, किसमें बेटे, गलित अवस्था में, किसमें बेटे, गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। क्या होते हैं बेटे, चालक होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना इसमें। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये बेटे गलित और ठोस दोनों ही अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। यही अंतर बन जाता है दोनों में, गलित व ठोस दोनों ही अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं अगर सहसंयोजी ठोस की बात करूं तो ये क्या होते हैं बेटे, विद्युत रोधी होते हैं। लेकिन इसमें भी फिर ग्रेफाइट अपवाद आएगा बेटे। ग्रेफाइट क्या होता है बेटे, चालक होता है। और उसका कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। बेटे ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होता है उसके 3 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो सहसंयोजी बॉन्ड बनाने में भाग ले लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता। और वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसके कारण, उसी इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट क्या होता है बेटे, विद्युत का चालक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, मेरा पॉइंट रह गया है क्या भैया, अंतराण्विक बल। क्या रह गया बेटे, अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल की अगर मैं बात करता हूँ किसमें बेटे, जो मेरे अध्रुवीय ठोस होते हैं, आणविक ठोस, इनमें जो अंतराण्विक बल होता है तो बेटे अध्रुवीय के अंदर मेरा बल जो कार्य करता है उस बल को मैं बोलता हूँ परिक्षेपण बल या लंदन बल। कौन सा बेटा, लंदन या परिक्षेपण बल। और जो मेरे ध्रुवीय ठोस होते हैं उनमें मेरा कार्य करता है द्विध्रुव द्विध्रुव बल। कौन सा भैया, द्विध्रुव द्विध्रुव बल या डाइपोल डाइपोल बोल सकते हैं हम। और जो मेरे हाइड्रोजन आबंधित होते हैं इनमें बल कार्य करता है हाइड्रोजन आबंध। कौन सा करता है भैया, हाइड्रोजन आबंध। लेकिन जो मेरे क्रिस्टलीय ठोस, ये सॉरी आयनिक ठोस होते हैं बेटे, उनमें जो कार्य करता है वो कौन सा होता है हमारा, कूलामी बल। कौन सा बल होता है बेटे, कूलामी बल। कौन सा बल होता है बेटे, कूलामी बल। और इनमें जो बल होता है किसमें भैया, धात्विक ठोसों में धात्विक बंध कार्य करते हैं। और किसमें भैया, सहसंयोजी ठोस में कौन से बंध कार्य करते हैं भैया, सहसंयोजी बंध। कौन से भैया, सहसंयोजी बंध, ठीक है बेटा। तो उसी प्रकार से मैंने आपको बताया किसके बारे में भैया,
अध्रुवीय, ध्रुवीय, हाइड्रोजन आवंदी, आयनिक और धात्विक और सहसंयोजी ठोस के करैक्टर बारे में। ठीक है बेटा, तो ये करैक्टर आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि एग्जाम्पल की, अगर मैं पहले अध्रुवीय की बात करता हूँ तो इसमें कौन कौन से मेरे आते हैं। तो अध्रुवीय में आने वाले भैया मेरे हाइड्रोजन, कौन सा, हाइड्रोजन कोमा आयोडीन, अच्छा ऐसे देते हैं, हाइड्रोजन कोमा आयोडीन कोमा आर्गन कोमा CCl4 कोमा CO2। ये किसके उदाहरण है बेटे मेरे, किसके उदाहरण है भैया मेरे, अध्रुवीय ठोस के या अध्रुवीय आणविक ठोस के। अगर मैं ध्रुवीय की बात करूं तो इसमें मेरा आ जाता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl। ठीक है बेटा, और भी आ सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन आवंदी की मैं बात करूं, इसमें मेरे कौन से आते हैं बेटे, हाइड्रोजन आवंदी जो होते हैं मेरे पास वो कौन कौन से होते हैं, जैसे जल, बर्फ के रूप में होता है बेटे, ये बर्फ के फॉर्म में जो जल होता है वो मेरा हाइड्रोजन आवंदी होता है। और अगर मैं आयनिक ठोस की बात करूं तो आयनिक ठोस में मेरे कौन कौन से आते हैं बेटे, तो आयनिक ठोस में मेरे जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। पहला पॉइंट जैसे कि NaCl, ठीक है बेटा, KCl और MgO। ठीक है बेटा, ये कैसे हैं मेरे, आयनिक ठोस है, मतलब जो आयन देते हो। ठीक है बेटा, धात्विक ठोस आप लोग जानते ही हैं, धात्विक ठोस कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉपर, ठीक है, मैग्नीशियम धातु या जिंक धातु। ठीक है बेटा, तो ये मेरे कौन से होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। सहसंयोजी ठोस की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे सहसंयोजी ठोस में आ जाएगा बेटे कौन, कार्बन लिखकर मैं लिख सकता हूँ हीरा, कार्बन लिख के लिख सकता हूँ मैं ग्रेफाइट। उसके बाद मैं क्या ले सकता हूँ, सिलिकॉन कार्बाइड में, या फिर क्वार्टज की बात करूँ SiO2, क्वार्टज होता है ये बेटे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, बेंजीन भी इसमें आ जाएगा, नेफ्थलीन भी इसमें आ जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, तो आगे हमें वर्णन जो करना है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में करना है। तो बेटे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब पहले समझ लीजिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन दे देता है वो ऐसे, यहाँ पर उसने क्वेश्चन दिया इस टाइप का कि I2 कोमा, चलो देख लेते हैं, I2 कोमा HCl कोमा, ठीक है बेटा, HCl कोमा NaCl Cu कोमा आपका आ जाता है हमारा आर्गन कोमा आगे आता है हमारा क्या, बेंजीन। ठीक है बेटा, अब वो कह देता है इनको किस में छांटना है आपको, ध्रुवीय अध्रुवीय में छांटना है, या नहीं सॉरी, इनको छांटना है आपको आणविक, आयनिक और धात्विक और सहसंयोजी ठोस में। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि सबसे पहले मेरा जो आता है I2 कैसा है भैया, तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग चाहे तो वहाँ क्लिक कर ले या फिर हेडिंग बना ले 4 ऐसे, आणविक, आयनिक। तो मेरा I2 जो है वो कैसा है भैया, यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, ये रहा, कैसा है मेरा, अध्रुवीय तो किस में आएगा, आणविक में। HCl भी कैसा है मेरा भैया, ध्रुवीय है बट किस में आएगा, आणविक में। NaCl कैसा है बेटे मेरा, आयनिक है तो किस में आएगा, आयनिक में। Cu मेरा क्या है, धातु है तो किस में आएगा बेटे, धात्विक में आएगा। आर्गन क्या है मेरा बेटे, आर्गन क्या है मेरा भैया, आर्गन मेरा है यार, आर्गन किस में आ रहा है, ये रहा, आर्गन कैसा है मेरा, आणविक ठोस है। बेंजीन किस में आएगा मेरा, सहसंयोजी ठोस में आएगा। तो बेटे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि निम्न, आपको उदाहरण दे देगा 5-6 क्रिस्टलीय ठोसों के और पूछेगा क्या कि बेटे इनको किस में वर्गीकृत करना है आपको, आयनिक, धात्विक, आयनिक या क्रिस्टलीय ठोस में क्या करना है, सॉरी सहसंयोजी ठोस में क्या करना है आपको, वर्गीकृत करना है। ठीक है बेटे, तो इस प्रकार से मैंने बताया आपको क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो चलिए भाई नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं बेटे, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती हैं, ये कैसे अपनी आंतरिक संरचना बनाते हैं और आंतरिक संरचना के आधार पर इन क्रिस्टलों के रूप कैसे होते हैं। ठीक है बेटे, तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे।